नमस्कार, आप सबका आरडी कैंपस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आरडी कैंपस के इस स्टूडेंट स्पीक मंच पे आज आपके साथ एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट कमलेश, जो कि हमारे यहाँ अभी पिछले 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि इन्होंने जो कुछ भी सीखा उसमें कुछ ज्ञान जो इन्होंने अर्जन किया है आप सबके समक्ष रखेंगे। कमलेश, बहुत बहुत स्वागत है। और हम चाहेंगे कि आप अपने जितने भी जूनियर और समकक्षी छात्र होंगे उन सब के लिए कुछ बेहतर बताएं। आज अरस्तू को जो आपने यहाँ से सीखा उसके बारे में आप कैसे क्या याद किया, किस तरह से सीखा है, बच्चों तक शेयर करें ताकि वो भी इसका पूरा लाभ उठा पाए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार। अभी तक हमने यहाँ पे पिछले मैं 1 महीने से पढ़ रहा हूँ और एमए फाइनल ईयर का मैं छात्र हूँ। और जब हम यहाँ पे आए तो अरस्तू स्टार्ट हो चुका था और हमने वहाँ से प्रारंभ किया सर के नेतृत्व में। अब हम बात करते हैं प्लेटो के उस अरस्तू का जिसने प्लेटो के आदर्शवाद को जहाँ तक उन्होंने आकलन किया और फिर अपना यथार्थवाद देते हुए उनका जीवन परिचय कुछ इस तरह से है कि अरस्तु 384 में स्टोगेरिया में उनका जन्म होता है, जो कि उनका आगे की जो उनकी जीवन यात्रा इस तरह रहती है कि वो मैसेडोनिया के राजा फिलिप के वहाँ उनके पिता राजवैद थे और उनका पालन पोषण वहीं पे होता है। पुनः जब वो 17 वर्ष की उम्र में होते हैं तो प्लेटो से प्रभावित होकर वो एथेंस चले जाते हैं, जहाँ पे उनकी एकेडमी में ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे काफ़ी अध्ययन करने के बाद करीब 20 सालों तक फिर उन्हें ये लगता है कि मैं वहाँ का प्राचार्य बन जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है और उनका भतीजा, प्लेटो का भतीजा वहाँ का प्राचार्य बन जाता है। पुनः वो वहाँ से वापस चले आते हैं और उस बीच बताया जाता है कि वो काफ़ी स्टेट जाते हैं, काफ़ी राज्यों को भ्रमण करते हैं और करीबन 158 संविधान का अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद वो अटानियस के राजा हार्मिस के वहाँ जाते हैं, जहाँ पे वो उनसे प्रभावित होकर अपनी पुत्री का विवाह अरस्तु से कर देते हैं। उन पुत्री का नाम पिथियास था। अब वहाँ पे वो राजा को निरंकुश देखते हैं और उनको ये पता चलता है कि किस तरह से वहाँ का राजा अपने जनता को दासों की तरह रखा हुआ था। तो पहली बार वहाँ से प्रभावित होकर, उस दास प्रथा से प्रभावित होकर उन्होंने एक पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखा। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि राजा को अपनी प्रजा के ऊपर कैसे शासन करना चाहिए, किस तरीके का नैतिक विचारधारा देते हुए काम करना चाहिए। पुनः वहाँ पे करीब 3 साल समय व्यतीत करने के बाद फिर वापस वो अपने पिता के बुलावे पे मैसेडोनिया जाते हैं, जहाँ पे सिकंदर 13 वर्ष के हो चुके थे और सिकंदर ने उनको अपना गुरु बनाया। उस दौरान सिकंदर को एक गुरु की भूमिका में उन्होंने विल पावर, इच्छा शक्ति मजबूत किया और उन्होंने विश्व के जीत के राह पे उनको छोड़कर पुनः फिर एथेंस चले आते हैं। जब एथेंस आते हैं तो उसमें लिशियम नामक एक संस्था ओपन करते हैं, जिस तरह से प्लेटो का एकेडमी था। अब संस्था ओपन करने के बाद वो देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एकेडमी चल रहा था। फिर उन्होंने देखा कि लिशियम अपना करीब 12 साल वहाँ का प्राचार्य बनने के बाद उधर सिकंदर अब भारत से वापस आते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है और ये खबर विपक्षी सत्ता को पता चलता है। और उनका एक खुद का एक विचारधारा था कि जिस तरह से सुकरात को एक विचारधारा उसका सीमित कर दिया गया, उसको मारकर उनका ये मानना था अगर मैं यहाँ पे रुक गया तो हमारी भी विचारधारा कुछ इसी तरह सीमित हो जाएगी। इसीलिए वहाँ से एशिया माइनर पे वो कैल्चिस नामक स्थान पे पुनः वापस चले जाते हैं। अब उस दौरान जब वो वापस जाते हैं तो उन्हें ये पता चल जाता है कि एक जो राज्य है, कैसे राज्य में हम रहते हैं, जिस राज्य में राजा निरंकुश हो। तो उस दौरान उन्होंने काफ़ी पुस्तकों का अध्ययन किया। उन्हें ये पता चलता है कि जो हमारा प्लेटो था, उनका गुरु प्लेटो था, प्लेटो ने किस तरह की बात की कि आज भी वो राज्य में पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इसलिए उन्होंने क्योंकि दर्शन को छोड़कर दार्शनिक राजा की बात नहीं किया, उन्होंने यथार्थ राजा की बात किया, जो राजा प्रजा को समक्ष ऐसी परिस्थिति में रखे जो आज की युग में भी प्रासंगिक हो। पुनः वहाँ से जब वो वापस जाते हैं फिर वो देखते हैं कि जो राजा है उसका राज्य में कैसा सिद्धांत होना चाहिए, उसका न्याय सिद्धांत कैसा होना चाहिए, उस पर बात करते हैं। वो उसको नागरिक किसको मानता था, वो उस पर बात करते हैं। और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण अपनी पुस्तक के ऐसे रखा कि पहला पुस्तक जो पॉलिटिक्स था, उन्होंने राज्य के समक्ष लिखा, इनवर्स लिखा, ऑन द शॉल, ऑन द हेवन, स्लीप ऑन द ड्रीम, ओल्ड यूथ। उन्होंने लिखा करप्शन ऑफ द जनरेशन, उन्होंने पुस्तक लिखा। मैथोलॉजी लिखा उन्होंने, फिर फिजिक्स उन्होंने पुस्तक इस प्रकार लिखा। हालांकि आगे अभी अगर हम प्लेटो को और डीप में जैसे हमने पढ़ा तो आगे की वीडियो में आपको मिलेगा। अभी शॉर्ट टर्म जो उनकी हिस्ट्री थी, कैसे वहाँ से उन्होंने राजतंत्र को सीख मिली, कैसे राज्य को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसके बारे में तो आगे एक वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने नागरिक किसको माना। अच्छा, कमलेश, प्लेटो व्यक्ति को बड़ा मानते थे या राज्य को?
प्लेटो तो सर प्लेटो व्यक्ति को बड़ा मानते थे, लेकिन अरस्तु राज्य को बड़ा मानते थे। तो अरस्तु किसको बड़ा मानते थे? अरस्तु राज्य को बड़ा ओके मानते थे। ओके। जी तो प्लेटो अरस्तु में यहाँ पे सोच में थोड़ी सी अंतर आई। जी। राज्य को पहले माना अरस्तु ने, क्यों? राज्य को उन्होंने इसलिए माना क्योंकि वो प्राकृतिक अवस्था की बात करते थे कि एक व्यक्ति एक ऐसे समाज में जन्म लेता है जो पहले से प्राकृतिक है, लेकिन वहाँ पे कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो बलपूर्वक शासन कर सकते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अगर राज्य नहीं होगा तो कानून नहीं होगा, और कानून नहीं होगा तो हर एक व्यक्ति निरंकुश हो जाएगा, किसी के अंकुश में नहीं आएगा। तो कहीं न कहीं राज्य रूपी संस्था जिसमें पुलिस व्यवस्था हो और सब अंकुश लगाए, हम कानून के दायरे में रहें, इसलिए उन्होंने ऐसी बात किया कि राज्य की जरूरत पड़ती है। इसलिए उन्होंने राज्य को पहले माना और व्यक्ति को सेकेंडरी माना उन्होंने। अच्छा, अरस्तु के अनुसार राज्य बड़ा है, जी राज्य ही साध्य है। तो अरस्तु में राज्य के लिए नागरिकता का प्रावधान किया था। जी हाँ। अरस्तु कुछ लोगों को नागरिक नहीं मानते थे, ऐसे इसमें किनको किनको जी हाँ सर, उनका ये मानना था कि जो प्रशासनिक सेवाओं में भाग ले, जो राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले, वही हमारे वहाँ नागरिक होगा, और उसके अलावा कोई और नागरिक नहीं होगा। क्योंकि उनका मानना था एक पढ़ा लिखा जो नागरिक होगा वो बेहतर राजा का चुनाव कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने नोट किया कि वो महिला को नागरिक नहीं मानते थे, वो शिल्पकार को नागरिक नहीं मानते थे, वो क्रमिक वर्ग को, दास को नागरिक नहीं मानते थे। उनका ये मानना था कि ये लोग अगर राज्य में एक राजा का चुनाव करेंगे तो कहीं न कहीं विवेक इनका पूर्ण रूप से काम नहीं करता, इसलिए बेहतर राजा का चुनाव नहीं कर पाएंगे। तो स्त्रियों के ऊपर इनका विचार क्या था अरस्तु का? इनका इनका स्त्री को विचार ये था कि जो स्त्री होती है वो समाज में कहीं न कहीं उसकी जो बुद्धि है, वो सोचने की क्षमता उस प्रकार नहीं जिस प्रकार पुरुष का है, इसलिए तो इनका ये मानना था। तो इन्होंने स्त्री को ये विचार दिया कि जो स्त्री है वो पूर्ण रूप से अपना निर्णय नहीं ले सकती, इसलिए उसको हमें उस श्रेणी में रखना चाहिए, अधीन रहना चाहिए। जी, पुरुषों के अधीन रहना चाहिए। तो ये अरस्तु का इनका विचार था। जी चलिए, आज जो भी चर्चा किया आपने, कुछ बुक्स के बारे में बताया, तो आगे हम फिर आप सबके लिए, बच्चों जो नए एमए में अभी एडमिशन लिया है या आगे चाहते हैं कि एमए में एडमिशन ले और एनटीए यूजीसी जैसे एग्जाम में सफलता हासिल करके अपने उस लक्ष्य को, हायर एजुकेशन के सपनों को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।